गुड मॉर्निंग, एक बार स्वागत है आपका फिर से। और 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए शिल्पा राउत और राजेश सतपुते पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से होगी एक खास बातचीत। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट पर एक बार मुझे वापस नज़र डालनी है वीरू। और अब हम आ गए हैं 25,575 पर और सेंसेक्स अब 83,700 की दहलीज पर। और रिलायंस आज मूड में है कुछ करने के। और बैंक निफ्टी अब तैयारी कर लीजिए आप उस पेंडिंग ऑल टाइम हाई की 53,338 इस समय बैंक निफ्टी। और जो एक डिफरेंशियल बचा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अकेला बैंक निफ्टी बचा था ऑल टाइम हाई हिट करने से। आज का हाई 53,339, अब तक 53,357 है वो प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई। उसकी तरफ बढ़ते हुए हम स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, आज स्टॉक्स में क्लियरली मेटल स्टॉक्स ने लीड लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है आज का रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार रिलायंस का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। रिलायंस डे हाई पर, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आते हुए। और मैं थोड़ा सा बस अपने आप को एक्सटेंड करने बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, रेड में चला दीजिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, फाइनली बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई हिट करा, जो काफ़ी टाइम से एक वो जो दूर रह गया था ऑल टाइम हाई से। ये सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए। जब हमें पता है कि इस ऑल टाइम हाई हिट होगा तो ऑल टाइम हाई इस समय बिग ब्रेकिंग में भी चला दीजिए। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक इस समय। और वीरू वो जो एक बस इकलौता इंडेक्स बचा हुआ रह गया था, वहाँ पर भी इस समय ऑल टाइम हाई लगता हुआ वीरू। मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा शो का इंट्रोडक्शन इसीलिए मैं थोड़ा स्पेस में बोल रहा था, बहुत जल्दी बोल रहा था, तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि लग जाएगा ऑल टाइम हाई। चलिए, और ये हम दोनों के लिए एक बार फिर से अगर आप देखें अच्छा रहा कि हम दोनों एक इंडेक्स के हाई पर फिर मौजूद थे अनुज, और थोड़ा इसी पे रहते हैं अनुज। बिल्कुल, मतलब आप देखिए ना, हर चीज़ प्ले आउट हो गई थी। यूएस में रेट कट है ना, आईटी प्ले आउट हो गया था, आपका केमिकल्स, मेटल, सब चीज़ रह यही गया था। बड़े बैंक्स जिनको हम काफ़ी समय से दुराते भी थे, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, और देखिए उन्होंने लीड ली, ये भी पूरा हो गया। तो ये लीडरशिप रहेगी क्या भी कुछ समय बैंक निफ्टी के पास? बिल्कुल वीरू, देखिए जो बात आपने कही ना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ तो ये कहते हैं ना कि भगवान का हाथ है हमारे कंधे पर, कि हम दोनों होते हैं जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई हिट कर रहा होता है और स्क्रीन पर। और अब इस बार फिर 53,380 बैंक निफ्टी पर, और अब ये नहीं रुक रहा है। आज सुबह भी जो हमारी बात हुई थी वो यही हुई थी कि जब सेकंड टाइम वाला टेस्ट होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। पहला टेस्ट हमेशा फेल होता है। डबल टॉप ऐसे नहीं बनता बैंक निफ्टी में। डबल टॉप होता है जब मार्केट वहाँ से जाके गिर जाए। कल अगर 500 पॉइंट गिर गया होता ना बैंक निफ्टी, तो मैं भी कहता कि डबल टॉप बन गया, लेकिन डबल टॉप नहीं बनता ऐसे। डबल टॉप बनने में बहुत टाइम लगता है। ये मार्केट अब आपको कुछ कह रही है। आज भी मैं सुबह जितने लोगों से बात कर रहा था, सब मुझे कह रहे थे कि नहीं, मोमेंटम नहीं है, मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन फिर भी फीलिंग तो यही है, व्यू वही है, अभी तक इंटैक्ट है। वो 27,272 वाला निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अब यहाँ से ना वीरू और 2,000 पॉइंट की स्विंग ऐड होगी, प्रोवाइडेड आज हम इस 53,350 के लेवल के ऊपर बंद हो जाएं। तो अगर ऐसा हो गया तो ये एक क्लियर कट मूव होगा मार्केट में। और अब देखिए वो ब्रॉडर मार्केट जो सुबह थोड़ा सा परेशान कर रही थी, वहाँ पे भी रिकवरी आनी शुरू हो गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अब थोड़ा सा चलने लग गए, तो ये भी एक और अच्छी चीज़ मार्केट के लिए। जी हाँ, तो आप सभी को एक बार फिर से इस दूसरे मतलब इंडेक्स निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई छूना, इसकी सभी शुभकामनाएं। और पैनलिस्ट हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं स्क्रीन पर, जो ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करेंगे, शिल्पा राव जी, राजेश जी पिछले कार्यक्रम से, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमोल और सुदीप शाह। आप सभी को नमस्कार, और आप सबको भी बैंक निफ्टी के नए शिखर की शुभकामनाएं। अमोल जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मुझे एक MFSL अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1165 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1225, और स्टॉप लॉस है उसका 1140 का। रेंज से बाहर निकलने का स्टॉक कोशिश कर रहा है। प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन, मुझे लगता है ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो MFSL में एक अच्छा खासा फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा, अभी इंडेक्स स्टॉक में थोड़ा एक्टिविटी है, तो मैं एक आइस्चर मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। 4915 के आसपास चल रहा है।
पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 5100 के, स्टॉप लॉस छोटा है 4839 का स्टॉप लॉस है। रिवर्सल फॉर्मेशन है, डेली और वीकली दोनों में हायर बॉटम फॉर्मेशन है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आई थिंक ये रिवर्सल कंटिन्यू रहता है तो आयशर मोटर में भी आने वाले दिनों में एक टेक्निकल रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब शिल्पा जी के पास आ जाए। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड्स। हाँ जी अनुज जी, मेरा भी पहला पिक आयशर मोटर्स था। बहुत पॉजिटिव सेटअप है, बट ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है 5000 के लेवल्स के लिए इंटैक्ट है। तो अभी नेक्स्ट जो रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पे बीपीसीएल में ध्यान देना चाहिए। बीपीसीएल 320 के स्टॉप लॉस से आप 360 के लेवल्स के लिए इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। इसका 330 का कॉल ऑप्शन हमने प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड ऑलरेडी किया हुआ है 4 रुपीज में, जो ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आपको डिक्लाइन से मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2 का रख के यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में 320 का स्टॉप लॉस। मेरा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा अगेन बाय इन जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड में अभी भी मुझे लगता है सेटअप बहुत पॉजिटिव है। आप 690 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। यहाँ पे इवेंचुअली 740 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। ओके, राजेश जी आपके ट्रेड्स 2। वीरेंद्र जी, देखिए मैंने सुबह कॉल दिया था, वो था मारुति। मुझे लगता है अभी भी मारुति में स्ट्रेंथ है, लेकिन जो नया ऐड करूंगा दैट विल बी M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इट्स अ बाय एट 2860 लेवल, स्टॉप लॉस होगा 2820 का। मेरा इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2920 2950। M&M के साथ जो नेक्स्ट कॉल रहेगा दैट विल बी SBI लाइफ। जैसे HDFC लाइफ की आपने बात की, मुझे लगता है SBI लाइफ भी चलेगा। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। 1850 के ऊपर का बाय रहेगा। 1857 करंट मार्केट प्राइस है, सो 1850 के ऊपर बाय रहेगा तो 1840 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1910 का। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे डायरेक्टर साहब पूरे हो गए ना मेरे ख्याल से। चारों के चारों ट्रेड्स हमने पूरे कर लिए हैं। और एक बार थोड़ा सा बाज़ार को देख लेते हैं और फिर से अच्छा, सुदीप रह गए, माफ़ कीजिएगा। मैं आई थिंक थोड़ा सा स्टेयर्स दिख रहा था। जब डायरेक्टर साहब प्लीज़ दिखाइए इंटरडे चार्ट एक बार निफ्टी का। अभी हमने कल के जो हाइस थे उसको ऑलमोस्ट रिविज़िट किया। मैं वही देख रहा था दरअसल। और साहब अगर आप देखें 10-20 पॉइंट वहाँ से ट्रेस हुए, बट हमने एक बार फिर से कल के शिखर को छुआ। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू जी, मेरे भी ट्रेड्स लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से ही है और एक आयशर मोटर था। पर मुझे लग रहा है अब 2 स्टॉक्स जो मैं फ्रेश देना चाहता हूँ वो है पहला है ICICI लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे स्टॉक में हमने देखा था कि जो हिसाब से जुलाई मंथ में एक बड़ी रैली आई थी 640 से लेके 730 740, उसके बाद पिछले कुछ महीनों में हमने देखा स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है, बट वो अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के आसपास हुआ है। मतलब आपके एकदम हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे वो कंसोलिडेशन हो रहा है और जो भी छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वहां पे भी बाइंग हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूव आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में या सप्ताह में। तो ICICI तो मेरी चॉइस रहेगी एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। 745 का स्टॉप लॉस और 800 और 830 के 2 टारगेट्स। एक दूसरा स्पेस जो सुबह से बजिंग है वो है मेटल इंडेक्स पे। तो मेटल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर रिलेटिवली अगर हम देखें कि पिछले 2-3 महीने में जब मेटल इंडेक्स वीक हो रहा था और एक ही स्टॉक जो एक स्टेडीली अप ट्रेंड में था वो है JSW स्टील। यहाँ पे आज भी हमने देखा है कि पिछले 4-5 दिन का जो एक स्विंग जो एक हाई था उसके ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है, हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे है। वीकली, डेली, मंथली सभी चार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है JSW स्टील में बाइंग करी जा सकती है 965 के स्टॉप लॉस के साथ। 1005 और 1020 के 2 टारगेट के लिए आने वाले 2 से 3 सत्रों में। ओके, चलिए, तो ये इस समय की ट्रेड्स। मार्केट एट ऑल टाइम हाई। और अच्छा, ये भी सही है, हमारे साथ ऑल टाइम हाई पर कोटक महिंद्रा AMC के MD एंड CEO नीलेश शाह जुड़े हैं। और नीलेश भाई, समहाउ मैंने रियलाइज़ किया है कि जब भी हम ऑल टाइम हाई पर होते हैं तो स्क्रीन पर हमारे साथ नीलेश भाई होते हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। एक लकी चार्म हैं आप मार्केट ऑल टाइम हाई पर। अच्छा नीलेश भाई, एक बात बताइए, ऑल टाइम हाई पर हैं हम। मैं डेटा पढ़ रहा था कि म्यूचुअल फंड के पास इस समय करीब 2 लाख करोड़ का कैश हो गया है। क्या आप म्यूचुअल फंड आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, वो वाली बात हो गई है? मार्केट इतना बढ़ गया है या फिर एक ये नॉर्मल है, बीच बीच में ऐसे फेजेस आते रहते हैं? सो अनुज भाई,
अगर मैं वाकई में लकी चार्म होता तो मैं हर रोज आपके चैनल पे आता। आप आ जाइए, हम वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं आपको रोज होस्ट करने के लिए। बट ये संयोग की बात है, लक जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को असेट अलोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें पैसा देता है अपने क्लाइंट के लिए, या जब कोई निवेशक हमें पैसा देता है, तो वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए देता है। वो अपने वहां पे असेट अलोकेशन कर रहा है और फंड मैनेजर जनरली उसे जो मैंडेट मिलता है उसे पूरा करता है। तो अक्रॉस हमारे जितने भी इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, वहां पे हम बहुत कम कैश रखते हैं जो रिडम्पशन के लिए जरूरी हो। हाँ, कुछ निवेशक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि असेट अलोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करें। तो हमारे कुछ फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, असेट अलोकेशन फंड, वहां पे हम कैश कॉल लेते हैं बिटवीन डेट और इक्विटी के बीच में। कुछ फंड की फिलॉसफी अलग होती है, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग फिलॉसफी के तहत अपने फंड को मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में आइडिया की कमी है, इस मार्केट में कमी है एक इन्वेस्टमेंट होराइजन की, समय की अवधि की। जो आदमी आज कह रहा है कि मार्केट बहुत महंगा है, वही ये मानेगा कि 5 साल के लिए निवेश करे तो ये मार्केट रीजनेबल है। जो आदमी ये कह रहा है कि आज मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, उसे अगर कहेंगे कि हम अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दे, कम कर दे, पिछले 5 साल में जो चमत्कार हुआ है वो आगे 5 साल में नहीं होगा ऐसी उम्मीद करे, तो वो भी निवेश के लिए राजी हो जाएगा। तो समय की अवधि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज की मार्केट के लिए। जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कैश पे नहीं बैठेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम करना चाहते हैं वो कैश कॉल लेते हैं। नहीं नीलेश भाई, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, शायद मुझे शुरू में यही ऐड करनी चाहिए थी कि आपके म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2.8% कैश है AUMs का, बाकी कई म्यूचुअल फंड में तो 18-19% तक पहुँच गया है। तो आप तो मोर और लेस इक्विटी में लुक्स लाइक कि फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। नीलेश भाई, इस समय मौके कहाँ ढूंढ रहे हैं फिर आप, क्योंकि देखिए पैसा तो लगातार आ रहा है और मैं एक डेटा पॉइंट पढ़ रहा था कि जून के इलेक्शन के बाद जब वो मार्केट को थोड़ा लगा कि डिसअपॉइंटमेंट हो गया और अब ये क्या सरकार उतनी स्ट्रांग रहेगी या नहीं रहेगी, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज डबल हो गए हैं। जो उस समय तक चल रहे थे वो ऑलरेडी काफ़ी हाई थे, वहाँ से डबल हो गए हैं। अब इतना पैसा आ रहा है, आपको मौके मिल कहाँ रहे हैं यहाँ पर? एक सिंपल भाषा में, लाइटर वेन में, कि अनुज भाई, जो चल रहा है वो सस्ता नहीं है और जो सस्ता है वो चल नहीं रहा है। बट निवेशक हमें पैसे इसीलिए देता है कि हम वैल्यूएशन को देख के लगाए, मोमेंटम देख के नहीं। तो हमारे पोर्टफोलियोज में हम एक कैलिब्रेटेड स्विच कर रहे हैं महंगे वैल्यूएशन और महंगे स्टॉक से सस्ते या रीजनेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक में। तो आज की तारीख में डिस्पाइट बैंकिंग इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के बावजूद वो अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन ब्रॉड मार्केट वैल्यूएशन से प्रोबेबली सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे पिछले कई सालों में ट्रेड हो रहा है। आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, मेटल, ये सेक्टर है जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े ऊपर है, थोड़े आसपास है। कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस, रेलवे, ये सारे स्टॉक अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम स्विच कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जहां पे वैल्यूएशन आज भी आपकी फेवर में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनुज भाई, इस वक्त हम अपना सारा समय निवेशकों को और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाने में लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल का रिटर्न आने वाले 5 साल के में आएगा, इसकी उम्मीद मत रखिए। अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडरेट कर दीजिए। सेकंड, लंबी अवधि के लिए पैसा दीजिए। अगर 3 साल से नीचे का होराइजन है तो इक्विटी की तरफ देखिए भी मत। 5 साल के ऊपर का होराइजन लेके आइए। उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई लेवल पे नहीं है,
बट रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करिए और लंबी अवधि का पैसा दीजिए। ओके, अच्छा नीलेश भाई, आपका ऑफिस तो बीकेसी में ही है, कोई प्लान है वो एप्पल स्टोर पे जाने का? आज आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो। अनुज भाई, हम तो ऐसी जनरेशन में है जिसे फोन चालू करने के लिए मैनुअल की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए वो जगह नहीं है। मैं इसमें स्टॉक एंगल लेके आने वाला था। पीएलआई स्कीम वाले स्टॉक्स ने बहुत पैसा बना कर दिया है। क्या यहाँ पर अभी भी आपको स्पेस दिख रहा है? एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि अगले 2 सालों में ग्लोबली 25% आईफोन इंडिया में बनेंगे। अनुज भाई, इसमें बॉटम अप स्टॉक्स देखना पड़ेगा। कई कंपनीज में कैपेसिटी नहीं है, तो जब तक नई कैपेसिटी नहीं आएगी वो नए ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगी। कुछ कंपनीज में मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं है कि इतने बड़े स्केल को चला पाए। एक्सेल शीट में करना बहुत आसान है कि आज दिन दुगुना रात चौगुना प्रोडक्शन एंड सेल्स बढ़ता रहेगा। रियल लाइफ में करने में जान निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से ईएमएस सेक्टर अनडाउटेबली अच्छा लगता है, बट उसमें बॉटम अप सिलेक्ट करिए जहां पे मैनेजमेंट बैंडविड्थ अच्छी हो और जहां पे कैपेसिटी आ रही हो या अनयूटिलाइज्ड है, ताकि नए ऑर्डर का फायदा उठा पाए। अच्छा, नीलेश जी से बात करते करते अभी अगर आप देखें, जब हमने ऑल टाइम हाई छुआ, निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई छुआ, आज ऑटो बहुत दिनों बाद, आज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को देखिए, बहुत दिनों बाद एक लीड लेता हुआ। लुक एट एम&एम, मारुति, एस्कॉर्ट्स, सब के सब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। नीलेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका एक बार फिर से मैं मेरी तरफ से, और वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये ऑटो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पिछले लगभग 3 महीने से बड़े एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। डीप डिस्काउंट्स, थोड़ा सा सेल्स कम हुई, इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ी। आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को स्पेशली कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, जिस सेक्टर का जिक्र कर रहे थे आप लोग कि हम यहाँ से यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें वैल्यूएशन स्पेस नज़र आ रहा है? ऑटो कहाँ पर है इस वक्त, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? वीरू भाई, ऑटो में हमारी ओवरवेट टू व्हीलर स्टॉक के प्रति है। रूरल डिमांड टू व्हीलर्स में रिकवर होती दिख रही है, मास मार्केट डिमांड भी रिकवर होते हुए दिख रही है, और एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी कुछ अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अब पैसेंजर कार में अभी भी मतलब जो पिछले महीने के नंबर्स आए थे वो नेगेटिव थे। ये महीना श्राद्ध का है, तो इस महीने के नंबर्स भी नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से ऑटो स्पेस में सबसे ज्यादा फोकस टू व्हीलर्स पे रखे, पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी सावधानी बरतिए, एंड ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में निवेश करिए। हमें लगता है कि ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में यहाँ से और भी बड़ी तेजी हो सकती है, जैसे हमारी कंपनी लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट को सर्विसिंग करे, एंड साथ में प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट क्षेत्र में चाहे फिर मोबाइल फोन के लिए बनाए, चाहे रोबोटिक्स के लिए बनाए, तो मेरे हिसाब से वो सारी ऑटो कंपोनेंट कंपनी आने वाले 5-10 साल के लिए ग्रोथ मिसाल बन सकती है। अच्छा, एक स्पेस पे और आते हैं नीलेश जी, अभी ऑटो की बात हो गई यहाँ पर। आपने हमेशा आई थिंक मेरे ख्याल से 2020 और 21 के मिड में केमिकल्स पे कॉल ली थी, जो कि 20, 21, 22, 23 तक खूब पैसा कमा के गई। केमिकल्स पे अब आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब थोड़ा कैपिटलाइज कर रहे हैं केमिकल्स पे इस वक्त, स्पेशली इस चीज़ को देखते हुए कि थोड़ा अब डिमांड पिकअप हो रही है, और लास्ट लगभग 6, 7, 8 महीने में या फिर 3 क्वार्टर्स में प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका है स्टॉक्स में। वीरू भाई, केमिकल्स में 2 चीजें देखनी है। एक, कंपनी कितनी कॉम्पिटिटिव हुई है। कई केमिकल कंपनीज ने पिछले 2-3 साल के खराब समय में अपने आप को री इंजीनियर किया और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की, और आज की तारीख में वो चाइना की डंपिंग के सामने भी खड़े रह पा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने प्लांट का यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज है,
केमिकल कंपनी में कौन से लोग निश या स्पेशलिटी केमिकल में हैं। चाइना की जो डंपिंग हो रही है वो ज्यादातर नॉन निश नॉन स्पेशलिटी केमिकल में हो रही है। कुछ स्पेशलिटी केमिकल निश केमिकल्स के दाम भी बढ़ने लगे हैं और उन कंपनीज के शेयर में हमने देखा पिछले कुछ छोटे से समय में 1 महीने की अवधि में 3-3, 4-4 साल का रिटर्न कवर हो गया। तो हमें लगता है कि केमिकल क्षेत्र में बॉटम अप में उस कंपनी में निवेश करिए जिन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई है और जो निश या स्पेशलिटी केमिकल्स में है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टाइम एंट्री इनटू दिस केमिकल कंपनीज। सो जो इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं उसमें निवेश करके बैठ जाइए। हो सकता है कि 2-3 साल का रिटर्न 2-3 महीनों में ही मिल जाए। नीलेश भाई, अब टेलीकॉम पर क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजेक्शन आया एजीआर प्ली पर, और कंसिडरिंग जिस तरीके से रिटेल में काफ़ी लोगों ने, शायद रिटेल में क्या इवन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी पैसा खोया होगा वोडाफोन आइडिया में, अब इस सेक्टर पर व्यू क्या बन रहा है? सो अनुज भाई, इंस्टीट्यूशन अगर पोर्टफोलियो देखे तो जैसे कल किसी ने न्यूज बनाई थी कि कोटक म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ वोडा आइडिया। वेल, हमारे लिए वो आर्बिट्राज पोजीशन है, कैश पोजीशन नहीं है। वो हेज्ड पोजीशन है, डायरेक्शनल पोजीशन नहीं है। तो वोडा आइडिया के शेयर ऊपर जाए नीचे जाए हमारे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम उसे हेज करके बैठे हैं, आर्बिट्राज में लगा के बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार लोग, अरे कोटक म्यूचुअल फंड ने लिया है तो अच्छा ही होगा, वो भी साथ में ले लेते हैं। भैया, डायरेक्शनल पोजीशन और आर्बिट्राज पोजीशन में फर्क रहता है, सोच समझ के निवेश करना। सेकंड चीज अनुज भाई, एक फंड मैनेजर रैशनल कॉल ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर ये निर्णय कल टेलीकॉम सेक्टर की फेवर में आता तो स्टॉक ऊपर जाते, नहीं आया तो नीचे आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो एज अ फंड मैनेजर हमारे पास ऐसी कोई स्पेशलिटी या कैपेबिलिटी है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। आधे टाइम सही जाएंगे, आधे टाइम गलत जाएंगे। ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि लोगों को अब डेटा की आदत पड़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें प्राइस हाइक आती रहेगी जो टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा बना के देगी। वैल्यूएशन इस एंटिसिपेशन में थोड़े चले हैं, बट इस बार शायद ये होगा कि नतीजे देख के लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। बहुत सही बात कही आपने नीलेश भाई, और मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ, क्योंकि जैसा नीलेश भाई ने कहा कि कई लोग सिर्फ ये सोच के ले लेते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड ने लिया है या इस एफआई ने लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। जैसे नीलेश भाई ने कहा कि उनकी तो फंड की तो आर्बिट्राज पोजीशन है और वो पूरी तरह से हेज्ड है, क्या रिटेल इन्वेस्टर वो कर पाएगा या नहीं। और जो आपने कहा कि आधे टाइम हम गलत पढ़ते हैं, आधे टाइम सही पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा मॉडस्ट हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा टाइम सही पढ़ते हैं आप। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप सही पढ़ते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं, और जब आप गलत पढ़ते हैं तो कितना पैसा लूज़ करते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब गलत पढ़ें तो पैसा कम लूज़ करें, ये एक ऑब्वियसली एक चीज़ है जो हमने सीखी है। अच्छा नीलेश भाई, एक और सवाल आपसे। अब ये स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल देना जरूरी है। बजाज हाउसिंग को जिस तरीके का रिस्पांस मिला, उसके बाद जिस तरीके की लिस्टिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके की लिस्टिंग के बाद फॉलो थ्रू एक्शन आया, क्या थोड़ा नर्वस कर रहा है वो आपको कि वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है, या फिर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बुल मार्केट? नहीं अनुज भाई, चिंता जरूर होती है, बिकॉज जब मार्केट इस तरह सरपट भागता है तो एक्सेसेस खड़ी होती है। हमने 2000 में देखा था कैसे टीएमटी बबल में कंपनीज के नाम बदलते थे, फ्रॉम XYZ लीजिंग कंपनी टू XYZ टीएमटी कंपनी, और शेयर भाग जाते थे। नतीजा अंत में खराब हुआ। 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के समय देखा था, 2017-18 में भी स्मॉल एंड मिड कैप में देखा था। तो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, एट अ प्राइस इट इज अ बाई एंड एट अ प्राइस इट इज अ सेल। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर आप किसी कंपनी को महंगे दाम पे खरीद रहे हैं तो आइदर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, या आप उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी सुपरमैन जैसा परफॉर्मेंस देगी। हमने दोनों चीजों में देखा है
कि वो ज्यादातर गलत होता है। तो वैल्यूएशन ही आपका एंकर होना चाहिए किसी भी चीज में निवेश करने के लिए। एंड जनरली मतलब मार्केट का एक ही नियम है, नीचे में खरीदिए, ऊपर में बेचिए, सस्ता वैल्यूएशन लीजिए, महंगा वैल्यूएशन बेचिए, वहीं से पैसे बनेंगे। अच्छा, यही रूल अगर एक सेक्टर पे और अप्लाई करें हम नीलेश जी, जो नीचे खरीदा था लोगों ने लेकिन ऊपर बेच नहीं पाए, वो थे PSUs। और अभी मैं रीड कर रहा था करीब 10 एक रोज़ पहले कि PSUs में रिटेल की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई थी। अब सीरियस अनवाइंडिंग हो रही है, सप्लाई स्क्रीन पे विजिबल है, चाहे वो PSU डिफेंस PSUs हों, चाहे वो बैंक्स हों। अभी PSUs पे आपकी रीडिंग क्या है? PSUs स्पेशली जिसको लेके रिटेल बैठा हुआ है काफ़ी बड़ी मात्रा में, अब कैसे डील करना चाहिए इस प्राइस पे? वीरू भाई, एक कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मार्केट में भी बिल्कुल वही कहावत अप्लाई होती है। यहाँ पे देर हो सकती है बट अंधेर नहीं है। स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग पावर। PSUs में हम कई टाइम से कह रहे थे कि लो फ्लोटिंग स्टॉक PSUs में वैल्यूएशन बहुत महंगा है, एंड जब तक सप्लाई नहीं आएगी शायद उसमें करेक्शन नहीं आए, बट इन दाम पे, इन वैल्यूएशन पे निवेश करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल लगता है। अब यही चीज PSUs में बगैर सप्लाई हम देख रहे हैं। स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट करके निकल गया और मोमेंटम मनी या डम मनी फंस गया। मेरे हिसाब से इस वक्त PSU पोर्टफोलियो को आप बॉटम अप तरीके से देखिए, जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक अच्छा है और इसलिए मार्केट डिस्कवर्ड प्राइसेस है, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। उसमें करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। बट जिस PSUs में फ्लोटिंग स्टॉक कम था, कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग थी, वैल्यूएशन आसमान को छू रहा था, वहां पे करेक्शन के बावजूद अगर ये कंडीशंस मीट होती है तो अभी भी प्रॉफिट बुक करने का समय है। यहाँ से धीरे धीरे स्विच करके आप क्वालिटी की तरफ आ जाइए, रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ जाइए। मोमेंटम से क्वालिटी की गाड़ी में फेरबदल करने का ये सबसे अच्छा समय है। अच्छा, मैं पॉसिबली आखिरी प्रश्न लीजिए यहाँ पर, ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस था जिसमें सारे के सारे एक्सचेंजेस आते थे, अब तो एक्सचेंज की लिस्टिंग का और IPO का रास्ता खुल गया। डिपॉजिटरीज को देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे वेल्थ क्रिएट करके दिए और हमारे पास विकल्प भी बहुत कम थे इस स्पेस में। इस स्पेस पे आपका टेक, अभी क्या और पैसा बनेगा इस स्पेस में, जिस प्रकार का, चाहे वो बाजार में पैसा आ रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आ रहा है? वीरू भाई, ये ओलिगोपोली बिजनेस है। डिपॉजिटरी में 2-3 कंपनीज है, एक्सचेंज में एक्चुअली जो रियली ऑपरेशनल है वो 2 या 3 है। तो जनरली इन बिजनेसेस में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मौका मिलता है, बिकॉज ओलिगोपोली है, उनकी टर्फ रेगुलेशन प्रोटेक्ट कर देता है। बट एक बात ये भी याद रखिए, कोई रेगुलेटर ओलिगोपोली को एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनाने देगा। कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक रुकावट आएगी, एक लिमिट आएगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में अगर आप लंबी अवधि का कॉल ले रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज भारत में 10 करोड़ लोग जो म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, कल बढ़ के वो 25, 30, 40 करोड़ हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में निवेश करने के लिए योग्य समय है। तो अगर आप मोमेंटम प्ले कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में, 2 साल में ये बहुत चले हैं और आने वाले 1-1.5 साल में ये वैसा ही रिटर्न देंगे, तो आपको सिर्फ निराशा प्राप्त होगी। उतना रिटर्न ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं डिलीवर कर पाएगी। इसे आप धरोहर के रूप में निवेश करिए। अपने बच्चों को देके जाना, वो भी याद रखेंगे कि उनके पेरेंट ने कुछ सही निवेश किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलेश भाई, और हैव अ गुड वीकेंड। और आज ऑल टाइम हाई पर आपको फिर एक बार बधाई। अब इस शो को यहीं समेटेंगे और नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और बम्पर तेजी अपने आप ही, बम्पर तेजी है, कोई कारण ही नहीं है कि ना हो। US में भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद कल अच्छा मूव आ गया, हमारा भी ट्रेंड इंटैक्ट है। और जो सुबह भी बात हुई थी 25,250 जब तक स्क्रीन पर इंटैक्ट है, बाय एवरी डिप,
और बैंक निफ्टी ने भी वो काम कर दिया जो बचा खुचा मामला था बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई हिट करने का। तो सब ठीक है मार्केट में। करेक्ट, ऑल वेल इन मार्केट। तो हर डिप पे खरीदारी है 25,250 को ध्यान में रखते हुए, और चौतरफा तेजी है मिड कैप स्मॉल कैप सब में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब शुरू करेंगे।